कितना नंबर हो गया भाई? ये 5वां है क्या? नाम है समग्रवाद। समग्रवाद, क्या नाम है? समग्रवाद है। और समग्रवाद को क्या कहते हैं? समग्र होता क्या है वैसे? सारा। समग्र क्या होता है? सारा। अब इसका समग्र नाम आता नहीं, क्या नाम आता है? गेस्टाल्टवाद। क्या नाम आता है बेटा? गेस्टाल्टवाद। अब देखो, मैंने कहा था ना साइकोलॉजी में सभी शब्द किस भाषा के हैं? लैटिन भाषा के हैं। परंतु एक दो शब्द आएंगे किस भाषा के? जर्मन के। तो पहला शब्द आ गया है, किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। क्या? गेस्टाल्ट। और गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्र रूप से। क्या है? समग्र रूप से। पहले इसी को देख लेते हैं, प्रतिपादक बाद में याद करेंगे। समग्र का अर्थ तो समझ में आएगा, पूरा। ये कहते हैं कि कभी भी कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सारी चीजें देखनी है, और फिर उसे कार्य को क्या करना है? छोटे छोटे भागों में बांटना है। परंतु संरचनावादी क्या कह रहे थे? पहले कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना है और फिर उस कार्य को पूरा करना है। परंतु ये क्या कह रहे हैं? पहले सारे कार्य को देखना है संपूर्ण रूप से, और फिर उसे टुकड़ों में क्या कर देना है। अब कैसे? आपने सिलेबस देखा? आप जिस तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस देखा ना? और देखा पूर्ण रूप में देखा या टुकड़ों में देखा? पूर्ण रूप से देखा तो काम किया ना ये फॉर्मूला। आपने देखा अरे यार इतना है, अच्छा इतना सिलेबस है, इसको यार बांट लेते हैं। 6 से 7 साइको पढ़ेंगे, 8 से 9 हिस्ट्री पढ़ेंगे, 9 से 10 मैथ पढ़ेंगे, 10 से 11 रीजनिंग पढ़ेंगे। अब आपने क्या कर लिया? पूरे पाठ्यक्रम को बांट लिया। अगर आप नहीं बांटते तो समग्र रूप से रहता, क्या याद होता? परंतु आपने उस समस्या को क्या कर लिया? टुकड़ों में बांट लिया। पहले देखा है आपने सिलेबस, और जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा अभी तक वो फिर इस सिद्धांत के अनुसार नहीं चल रहे हैं। कईयों ने नहीं देखा अभी तक। नहीं देखा ना? ईमानदारी से बताना किस किस ने नहीं देखा। बेइज्जती नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूं आपकी बेइज्जती नहीं करूंगा, आपके स्टार लगाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, हम कभी भी किसी भी कार्य को करते हैं, मैं मान लो कि मुझे एक घर पे शादी करनी है, मेरी नहीं, मान लो और किसी की, ये शादी, ठीक है, ये विवाह, एक विवाह ऐसा भी। अब देखो ना इसमें वाह निकल रहा है, हकीकत में वाह ही निकलता है बाद में, होने के बाद में मुंह से वाह वाह ही निकलता है, क्यों? वो बोलने नहीं देती, जबरदस्ती पोस्ट करवाती है। तो विवाह मुझे पहले देखना पड़ेगा। अगर मुझे मेरी बहन की शादी करनी है तो मुझे पहले क्या देखना पड़ेगा? सारा प्रोग्राम देखना पड़ेगा कि विवाह में क्या क्या करना है। सबसे पहले लड़की की तलाश करनी है, पहले ये होता है ना विवाह में। फिर उसके बाद में तो सामान देना है, फिर हलवाई लेके आना है, टेंट कौन सा, फिर बारात आएगी उनकी रुकने की व्यवस्था, फिर पानी कौन जलाएगा, बान कौन लिखेगा, है ना, मेहमानों को कौन रोकेगा, उन्हें चाय पानी कौन पिलाएगा। सारी चीज देख ली मैंने। अब मेरे माइंड में है कि मुझे क्या क्या काम करना है, यानी पाठ्यक्रम को मैंने क्या कर लिया? पूरा देख लिया। अब मैं पाठ्यक्रम को बड़े व्यवस्थित तरीके से बांट सकता हूं, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने कह दिया कि हलवाई का काम कौन करेगा? भाई नरेश करेगा, ठीक है। विवाह में टेंट का काम कौन देखेगा? दीपक देखेगा, ठीक है। बान कौन लिखेगा? अरुण लिखेगा, ठीक है। मेहनवाजी कौन करेगा? किसी को पंकज करेगा भाई, ठीक है। इस तरह से अलग अलग काम। पानी ये देखेगा, साधन कौन खड़े करवाएगा, ठीक है। दूल्हे की ड्रेस वगैरह, जहाँ चेंज करने का स्थान, सब चीजें क्या कर दी मैंने? मैनेज कर दी। क्या ये विवाह सफल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ना। अगर ये सारा काम है मैं कहता सारा मैं ही करूंगा तो क्या ये सफल होता? क्योंकि संपूर्ण कार्य मेरे पे आ जाता तो मैं तो विचलित हो जाता। इसीलिए व्यवहारवादी क्या कहते हैं, सॉरी गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं? पहले समस्या को क्या कर लें? देख लें,
और फिर उसे टुकड़ों में क्या कर दो, बांट दो, ताकि कार्य एक अच्छे तरीके से संपूर्ण हो सके। इसीलिए पाठ्यक्रम को पहले अच्छी तरह से देख लें, फिर उसे डिवाइड कर लें कि मुझे कब सोना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। सभी सब्जेक्टों को क्या देना है, टाइम देना है, तो सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। आप 10th क्लास में थे, क्या आपने कभी ऐसे किया था कि हिंदी बस 2-3 दिनों में पूरी कर दी, हिस्ट्री 4-5 दिनों में पूरी कर दी? नहीं किया था ना। डेली क्या करते थे, एक एक पाठ याद किया करते थे, अच्छे नंबर आए थे ना, पास हुए थे ना, हुए थे। तो फिर वही काम यहाँ कर लो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? वहां पर होता नहीं, ऐसे पढ़ नहीं सकते हम। लिखो जर्मन भाषा का लिखो बेटा इसमें लिखें गेस्टाल्ट, जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समग्र रूप से, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, समग्र रूप से। अब अपन यहां लिखते हैं, इसके प्रतिपादक लिखते हैं, और जैसे मैं लिखूं रट्टा नहीं लगाना है, मैं समझा देता हूं आपका प्रश्न गलत कैसे होगा, अभी देखना। प्रतिपादक कौन कौन है, कौन बताएगा बेटा? अब बोल दिया ना उल्टा सुल्टा, बस यही बात कह रहा हूं, इनको एक कर्म से याद करना है, ठीक है। हम अपने पापा को दादा से पहले ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते ना। पहले कौन आएगा, दादाजी आएंगे, उसके बाद पापा आएंगे, उसके बाद हम आएंगे, यही होगा कर्म। क्या ऐसा हो सकता है हम पहले आ जाएं, बाप बाद में आए, दादाजी और ही बाद में आए? ऐसा नहीं हो सकता। तो देखते हैं प्रतिपादक, सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन आएगा, वर्दिमर, ठीक है। उसके बाद में कोहलर, और उसके बाद में कोफका। कैसे है? हाँ ऐसे बोला तो बहुत बढ़िया है बेटा, शाबाश। और बताओ, चॉकलेट देंगे आपको जल्दी जब आप नौकरी लग जाओगे। वर्दिमर, कोहलर और कोफका, ये विद्वान सबसे पहले जुड़ा था किस संप्रदाय में, गेस्टाल्टवाद में। शुरुआत किसने की थी? 1912 में। 1916 में प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने। और उस किताब को प्रकाशित किसने किया? कोफका ने। तो कर्म याद रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो याद रखना, ये सबसे पहले वर्दी पहननी है, फिर वर्दी में कोके लगाने हैं। अब इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया है, ये प्रश्न है आपका फर्स्ट ग्रेड का, डीपली प्रश्न जाके पूछेगा आपको कि गेस्टाल्टवादी वर्दीमर ने किस क्षेत्र में काम किया। आपको ऑप्शन में दे देगा वो, अधिगम के, स्मृति के, प्रत्यक्षण के, या आपको कह देगा बुद्धि के। बताओ किस क्षेत्र में काम किया। ये देखो आ गया ना उत्तर। ध्यान रखिएगा, तीनों ने अलग अलग क्षेत्र में काम किया है। मैं लिख रहा हूं, फिर पूरी लाइन में आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। वर्दीमर ने पर कैप्शन जिसे बोलते हैं, किस क्षेत्र में काम किया है? प्रत्यक्षण के क्षेत्र में काम किया है, पर कैप्शन जिसे बोला जाता है। कोहलर ने किस क्षेत्र में काम किया है? इसने अधिगम के क्षेत्र में काम किया है। किस क्षेत्र में? अधिगम के, अर्थात लर्निंग के क्षेत्र में काम किया है। और कोफका ने किस क्षेत्र में काम किया है? स्मृति, अर्थात मेमोरी। अब बताओ प्रश्न तीनों का अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात ध्यान रखनी है, कहीं आप वहां के तो ये अधिगम के सिद्धांत में आए थे तीनों, नहीं, तीनों का काम अलग अलग है। इन्होंने प्रत्यक्षण के क्षेत्र में काम किया है, कोहलर ने अधिगम के क्षेत्र में काम किया है, और कोफका ने स्मृति के क्षेत्र में काम किया है, ठीक है। प्रत्यक्षण बिल्कुल सामने जो वस्तु होती है उसी का अपने पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्षण, प्रत्यक्ष क्या होता है? बस वही तो है, पर कैप्शन लिख दिया नीचे, आपके सामने वाली वस्तु का आप पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये तो बहुत गजब का है। वर्दीमर तो प्रत्यक्षण इसलिए कहते हैं कि जब कोई भी काम आता है, कोई भी समस्या आती है, सबसे पहले हम खुद उसे क्या करते हैं? सुलझाने का काम करते हैं। प्रत्यक्षण करते हो कि नहीं करते? जैसे आपका सबसे पहले पेट दर्द होता है,
तो क्या आप सीधे भाग जाते हो क्या एक्सपर्ट के पास, डॉक्टर के पास? तो पहले तुम स्वयं डॉक्टर बनते हो कि नहीं बनते? सच्ची सच्ची बताना। कई होते हैं यहाँ चुन्नी से बांध लेते हैं, कई होते हैं तकिया लगा लेते हैं पेट के नीचे और ऐसे मुंदे पड़ जाते हैं, होता है ना। कई इस तरह से हाथ लगाते हैं नीचे, कई ऐसे करते हैं, कई कहते हैं योग कर ले पेट सही हो जाएगा। फिर लास्ट में नहीं चलता चारा, फिर कहते हैं इनो ले ले, है इनो से काम नहीं चलता, फिर कहते हैं अब गोली ले ले, फिर गोली से काम नहीं बताओ डॉक्टर आया क्या अभी तक? तो प्रत्यक्षण ही हो रहा है ना जी, समस्या सामने आई और आप इस समस्या का क्या कर रहे हो, हल कर रहे हो, और उसके बाद में कहां जाओगे? अब हाथ खड़े हैं, अब डॉक्टर के पास चलते हैं, और डॉक्टर जाते ही कहते हैं आपको तो क्या थी, गैस थी, आपने सुबह आलू की सब्जी खाई उससे आपकी गैस ठीक होगी, ये लो डीएसआर। वो एक डीएसआर देता है और हम सही हो जाते हैं। ये क्या था? प्रत्यक्षण था कि जब समस्या हमारे सामने आती है तो सबसे पहले हम खुद स्वयं उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं, और इस कार्य के अंदर सबसे अग्रणी में जो नाम आता है वो नारी शक्ति का आता है। नारी शक्ति हमेशा सबसे पहले खुद सुलझाने का प्रयास करती है और फिर किसी की दूसरे के सामने उस समस्या को रखती है। चाहे रसोई की बात हो, चाहे अपने पति की बात हो, कभी भी किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करती। और आदमी को थोड़ी सी औरत कह देना, तुरंत ही मैं इन राखनी को नहीं रहा, हर बार चार आदमियों ने बता दो, मैं तेरा बाप ने फोन करूं, तेरी माँ ने फोन करूं। महिला कभी नहीं कहती, महिला अंदर घुसेड़ के पहले खुद समझाती है, समझ जाए तो ठीक है। जो पानी है नाक से ऊपर चले जाए ना, 2-2 साल लड़के लड़के रह लेगी, पर किसी को पता एहसास नहीं होने देगी कि हम आपस में लड़े हुए हैं। 2 साल बाद में पता लगता है हमारी तो लड़ाई 2 साल पहले हुई थी। ये पता, अरे आदमी 3 महीने नहीं निकाल सकता, मुश्किल से तुरंत बोल देता है, क्योंकि आदमी दबा नहीं सकता। ठीक है, महिलाएं दबा लेती हैं। और देख लेना, रसोई के अंदर मिक्सी खराब हो जाए ना तो खुद इंजीनियर बनती है, पहले उसके थपकी लगाती है ऐसे ऐसे, फिर तार को ऐसे ऐसे करती है, समस्या का पहले समाधान करने का खुद प्रयास करती है, उसके बाद में दूसरों को सौंपती है। तो यही तो बात ये कह रहा है कि पहले क्या करो, समस्या को खुद सुलझाने का प्रयास करो, और उसके बाद में ना आए तो फिर दूसरे तरीके से करते हैं। तो इसमें लिखेंगे, लिखो, समग्रवादियों समग्रवादियों ने इस अवधारणा पर बल दिया, इस अवधारणा पर बल दिया है कि सीखने में पहले वस्तु या प्रकरण को संपूर्ण रूप से देखा जाए या सुना जाए, और उसके बाद उसे विभक्त यानी टुकड़ों में कर दिया जाए तो समस्या का समाधान अच्छे तरीके से होगा। अगर, यहां नहीं लिख लेना, अगर प्रकरण को पूरा प्रस्तुत ही नहीं किया जाए, प्रकरण को पूरा, सॉरी, प्रकरण को पहले पूरा प्रस्तुत ही नहीं किया जाए, पूरा प्रस्तुत ही नहीं किया जाए, तो प्रयोज्य क्या होता है बेटा?
जो समस्या को हल करने वाला होता है। प्रयोज्य है, यह समझ ही नहीं पाएगा, यह समझ ही नहीं पाएगा कि वास्तव में समस्या क्या है। वास्तव में समस्या क्या है। सही बात है। अगर सारी बातें ना बताकर उसे टुकड़ों में बताते रहें तो क्या आप समझ जाओगे। जैसे मैंने एक मोटरसाइकिल आपको दिखाया ही नहीं, ठीक है, और उसके सारे कल पुर्जे ले आया मैं बाहर, और आपको कह दूं ये गरारी है, ठीक है, ये इसके अंदर एक बेरिंग है, ये इसकी रिप्ट है, क्या आपको समझ में आ जाएगी? आ जाएगी क्या? वो ये कह रहा है कि पहले उससे पहले समस्या बता दो कि ये अंग है किसके, मोटरसाइकिल के हैं, और ये मोटरसाइकिल में क्या करने हैं, अपने को फिट करने हैं। उसके बाद उनकी जानकारी दी जाए तो उसके समझ में आ जाए, और आप पहले उसको बताओ ही नहीं ये चीज किसके हैं, तो क्या उसको समझ में आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। इसीलिए कहता है कि पहले समस्या को संपूर्ण रूप से क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, और फिर उसको देखा जाए। तो ये लिखेंगे, यह संप्रदाय, यह संप्रदाय संरचनावाद, संरचनावाद के विपरीत है। सही है क्या? संरचनावादी क्या कहते थे? वो कहते थे पहले समस्या को टुकड़े किए जाएं और फिर समस्या को देखा जाए, परंतु ये क्या कहते हैं, पहले देखा जाए फिर टुकड़े किए जाए। ये बात कह रहे हैं, उल्टा है ना दोनों का। तो लिखेंगे, यह संप्रदाय, यह संप्रदाय समझो, यह संप्रदाय समझो और सीखो, और सीखो, यह संप्रदाय समझो और सीखो सिद्धांत पर काम करती है, सिद्धांत पर काम करती है। अब मुझे बताना, इसमें मैंने लिखा है समझो और सीखो। समझो क्या होता है? समझने का अर्थ क्या है? कौन समझे? अरे समझे कौन है? कौन सीखती है? यहाँ पे कौन सीखता है? ये लिखा है ना, सीखो। कौन सीखेगा? इसके नीचे लिख लेना, बुद्धि सीखती है। कौन सीखेगी? बुद्धि सीखती है। और बुद्धि में वो चीजें क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, जो भविष्य में क्या करती हैं, आपकी मदद करती हैं। ओके, अब यहां लिखेंगे नेक्स्ट इसी में, यह संप्रदाय, यह संप्रदाय पूर्ण से अंश की ओर, अब बताओ, पूर्ण से अंश की ओर, आगे संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर? शाबाश। पहले संश्लेषण होगा। संपूर्ण रूप क्या होता है? ऐसे याद रखा करो इसको, ऐसे याद ना रहे ना तो सह से याद कर लो संपूर्ण, ये तो याद रह ही जाएगा। ट्रिक से बता रहा हूं, सह से क्या होता है? संपूर्ण, ठीक है। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। अब विश्लेषण में फिर हम कंफ्यूज हो गए, सर कहीं दिक्कत नहीं, वी का अर्थ होता है विस्तार, ऐसे याद कर लो। वी का अर्थ क्या कर लो? विस्तार। विस्तार बड़ा होता है। विस्तार क्या होता है? विश्लेषण क्या होता है? बड़ा ही होता है। संश्लेषण क्या हो जाता है? सारा आ जाता है, बस ऐसे याद करो। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, और शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र कार्य करते हैं। सही बात है ये। अब आप लोगों ने पढ़ के थोड़े थोड़े तो साइकोलॉजी पढ़ के आए हो, और वहां मैंने देखा है बीएड में आपको पढ़ाए गए कि थोरनडाइक के नियम, मुख्य नियम, गौण नियम। मुझे ये बताओ कि स्टार्टवादियों के मुख्य नियम कितने हैं? थोरनडाइक उनकी बात नहीं कर रहा मैं, भाई की छोरी पढ़ गया ही है क्या? पहले कोचिंग की हुई है क्या बेटा आपकी?
ये बस बीएड से सीख के आई है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखेंगे गेस्टाल्टवादियों ने व्यवहार अधिगम कह दूं या अध्ययन के 3 मुख्य नियम बताए हैं। मुख्य नियम बताए हैं। पहला नियम समानता का नियम। दूसरा है, पहले फिर लिखेंगे कहाँ, ऐसे लिख दिया, समानता का नियम। पहले इसको समझते हैं। देखने में वस्तु क्या लगेगी? समान। वस्तु की संरचना क्या दिखेगी आपको? देखो, समानता का अर्थ क्या होता है? यही तो होता है कि दोनों वस्तु देखने में क्या लगेगी? एक जैसी दिखेगी आपको, परंतु दोनों के गुण दोष में क्या होता है? फर्क होता है। और फिर वही चीजें आगे जाकर आपको क्या करती, कंफ्यूज करती हैं। जैसे ऐसी कोई चीज बताओ तो देखने में एक जैसी हो, परंतु कंफ्यूज पैदा कर देती है। बताओ। अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि भी किसका सूचक है? बढ़ने का सूचक है। और विकास भी किसका है? बढ़ने का सूचक है। परंतु दोनों देखने में क्या है? एक जैसे हैं, परंतु दोनों में क्या है? फर्क है। तो वो क्या कहलाएगा? समानता का नियम कहलाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में एक जैसी होती हैं, परंतु उनका टेस्ट क्या होता है? अलग अलग होता है। एक ऐसा कोई फ्रूट बता दो मेरे को जो देखने में एक जैसे हैं, परंतु फ्रूट में फर्क होता है। बताओ। चीकू देखा है क्या? चीकू, चीकू की बहन कीवी। देखने में दोनों की संरचना कैसी है? इक्वल है कि नहीं? परंतु दोनों का टेस्ट क्या है? अलग अलग है। बच्चे को अगर हम दोनों दे दें तो बच्चा तो एक ही चीज मानेगा, जो वो या तो कहेगा चीकू है या कहेगा कीवी है। तो संरचना दोनों की क्या है? एक जैसी है। दिखने में क्या है? समान है। आगे जो आगे वाला आएगा समीपता का नियम, वो इसी के आधार पे है। समीपता भी बिल्कुल नजदीक से आती है। तो इसमें आप लिखें, समानता के नियम में आप लिखो, वस्तु की संरचना समान होती है। वस्तु की संरचना समान होती है। जैसे अपन साइकोलॉजी वाला उदाहरण याद रखना है और वो दिमाग में रखना है, ठीक है ना? अभिवृद्धि और विकास, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मेरे को थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती है, ज्यादा तो आती नहीं। वैसे बोल लेता हूँ मैं अंग्रेजी, पर यहाँ फिर हिंदी के बच्चे हैं तो फिर चलिए। ओके, अभिवृद्धि व विकास। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इसको सीधा वृद्धि लिख देता है, तो यही समझना है। साइकोलॉजी में क्या समझना है? अभिवृद्धि ही समझना है उसको। वो सीधा टॉपिक देता है वृद्धि और विकास। तो वृद्धि अगर आएगा तो भी वहां पर क्या आएगी? अभिवृद्धि। इंग्लिश में वहां देख लेना एक साइड में, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये लिखा आएगा टॉपिक का नाम। तो ये बात आप लिखेंगे। इसके आगे 2 नंबर लिखें, सामीप्यता के आधार पर, या इजी सा शब्द लिख देता हूं, समीपता। वो क्या था? ये क्या है? वैसे तो इसका ओरिजिनल नाम तो वहां पे तो ये इस तरह से लिखी गई है, सामीप्यता का नियम। सामीप्यता का नियम। तो देखो, समीप क्या होता है? नियर बाई। हम बोलते हैं ना, नियर बाई गुज्जर की थड़ी, ऐसे बोलते हो तो। नियर बाई रिद्धि सिद्धि, नियर बाई गोपालपुरा, बस वही तो है, नियर बाई है। तो समीपता या सामीप्यता का नियम। कई बार क्या वस्तुएं ऐसी आ जाती हैं जो समय और स्थान दोनों से बिल्कुल समीप होती है, और वो हमारा प्रश्न गलत करवा देती हैं। साइकोलॉजी में आती है क्या? एक प्रश्न आता है, खिलौनों की आयु है, खिलौनों की अवस्था है, ऐसा प्रश्न आता है, और वो प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। क्यों?
क्योंकि एग्जामिनर उसके अंदर ऑप्शन ऐसे डाल देते, जैसे वो लिखेगा पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ये बताओ कितने क्लोज आ गए। अब समय है ना उसके अंदर, पूर्व बाल्यावस्था का समय बताया गया है, स्थान भी बताया गया है कि यहां से यहां तक होगी। तो ये प्रश्न क्या है, वहां कौन सा नियम काम कर रहा है, समीपता का। इतने नियर बाई होते हैं। स्थानों के आधार पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। पूछा जाता है क्या, संविधान को कब लागू किया गया, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। क्या दिया जाता है, तारीख दी जाती है, या उसके साथ में कहाँ किया गया ऐसे दिया जाता है। तो वो प्रश्न जो होते हैं वो समीपता के आधार पे होते हैं, और उन प्रश्नों में क्या खा जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं। और ये थ्योरी बेस्ड ही होते हैं वैसे देखें तो, इनमें आंकड़े याद रखने ही पड़ते हैं। होता है ना ऐसा, कभी किए हैं क्या ऐसे गलत प्रश्न, हुए होंगे, बस वही है। तो इसमें लिखो समय व स्थान से नजदीक होते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहो, जो एग्जाम्पल आते हैं वही लिखेंगे अपन, बेफालतू का नहीं लिखेंगे। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था व उत्तर बाल्यावस्था। आजकल तो माता पिता थोड़े से पढ़े लिखे हैं, आप जैसे हैं, किसी ने बीएड कर रखी है। पहले बड़े माता पिता नहीं पढ़े लिखा हुआ करते थे, तो वो इसी नियम का ज्यादा प्रयोग किया करते थे। पता है आपको, नहीं पता है? जैसे हम हमारे गार्जियन से, फौजी साहब आप भी, हम अपने माता पिता से पूछते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो फिर वो कैसे बताते हैं, तेरा क्या, तेरा यार। हाँ, जब अपने वो गोगामेडी का मेला लगा था ना, उस साल वहां से एक ऊंट लेके आए थे। वो ऊंट लेने 1.5 महीना हो गया, उसके बाद तेरा जन्म हो गया था। अब बताओ कब ऊंट आया, कब आपका जन्म हुआ। नहीं मिन्नो याद है थारा, मिन्नो के, मिन्नो तो जामे दिन आंधी बहुत चल रही, मैं आवे और बुरो हाल है, गाड़ी मिलन और बहुत बुरा हाल है। ले अब कह कद में आयो वो, ऐसे बताते हैं घर वाले। ठीक है, नहीं फिर भी मम्मी थारा और की याद हुआ, याद के ओ कौन के तेरे मन फुल का को अंग ट्रैक्टर ले आया अभी साल। यानी हम उनके लिए अनिवार्य नहीं है, मनफुल काका रो ट्रैक्टर अनिवार्य है, वो मेरा आंधी अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हमारी डेट ऑफ बर्थ ऐसे बताते हैं घर वाले। तो हमारी तो डेट ऑफ बर्थ स्कूल वालों ने लिखी, वही हमारी आज क्या है, डॉक्यूमेंट्स में है, वही हमारा जन्मदिन है, वही सब कुछ है। और वो कैसे लिखा करते थे स्कूल वाले डेट ऑफ बर्थ, या तो 7वां महीना होता था, ठीक है, जून जुलाई 7वां हो गया ना, जून जुलाई, या पहला महीना जनवरी में। ये अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है सोच लेना वो झूठी है। तो ये हमारी इस तरह से डेट ऑफ बर्थ घर वाले बताते हैं। तो हम तो उस जमाने में पैदा हुए हैं, आप वाले तो टाइम तक लिखते हैं 9:53 12 ऐसे बता देते हैं, है ना। तो ये वो समीपता थी ना, कि तू कद पैदा होगा, बांगे ट्रैक्टर लेके आए थे। अब समीपता कितनी दिखाई है समय स्थान पर, उन्हें अब वो ओरिजिनल चीज जो याद होनी थी वो याद नहीं है। तो ये नियम वहां काम किया करता था। और तीसरा है बेटा निरंतरता का नियम, निरंतरता का नियम। देखो निरंतरता का नियम क्या है, निरंतर क्या होता है बेटा, कंटिन्यू। कंटिन्यू का अर्थ होता है एक ही दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहना। मैं क्या बोल रहा हूं, लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहना। जैसे जैसे आप पहले थर्ड ग्रेड लगे, हम यहां से लेते हैं, पहले आप थर्ड ग्रेड लगे, फिर उसके बाद आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी की, फिर आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, लग गए। फर्स्ट ग्रेड लगने के बाद आपने कॉलेज लेक्चरर की तैयारी की, लग गए। यानी आपने लाइन कौन सी रखी, टीचर वाली। ये क्या है, निरंतरता का नियम। उसी प्रकार व्यक्ति अपने कार्य में भी ऐसे ही करता है ना, जिसका जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट होता है वो फिर उसी हिसाब से काम करता है। जैसे एक आदमी था, पहले वो रेडी लगाया करता था, ठीक है, रेडी पे सब्जी बेचा करता था। धीरे धीरे उसने क्या कर लिया, एक छोटा सा क्या बोलते उसको, खोखा, टपरी जिसको बोलते हैं, टपरी वो बनाई।
फिर उसमें सब्जी रखने लग गया, फिर उसके पास और पैसे आए तो उसने बहुत बड़ी दुकान कर ली सब्जी की, फिर और ज्यादा आए तो उसने बहुत बड़ा थोक का काम कर लिया, यानी वो एक ही क्षेत्र में क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा नियम है? यानी उसने उस चीज को संपूर्ण रूप से देखा है पहले, फिर उसे टुकड़ों में विभाजित किया और आज उसने उस लेवल को वहां तक पहुंच चुका है। तो ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो इसमें आप लिखेंगे एक ही दिशा में, एक ही दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहना धंधा चेंज नहीं करेंगे, बंदा चेंज कर देंगे। यहाँ ये नियम होता है, धंधा चेंज नहीं करेंगे, बंदा चेंज कर देंगे। और वो मैंने किया है, आपके सामने ही है, ठीक है, हम उसी के उदाहरण है। तो आगे लिखेंगे एग्जाम्पल। तो फिर कहाँ हो सकता है, लिखना चाहते हो तो लिख लो एग्जाम्पल में। पहले क्या थे, थर्ड ग्रेड, फिर क्या बने सेकंड ग्रेड, फिर क्या बने फर्स्ट ग्रेड, फिर क्या बने कॉलेज लेक्चरर। क्या एक ही क्षेत्र में आगे बढ़ना है। हो गया, एक और हो जाएगा। कितने नंबर है बेटा? अब नेक्स्ट कौन सा संप्रदाय था ये? 5 नंबर था क्या? है, होगा क्या? है, नाम है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद का है, आपका एक प्रश्न है ये पेपर में, कन्फर्म। ये भी लो, लिखवा लो मेरे पे स्टाम्प से, कल ले आना 500 रुपए का स्टाम्प, उस पर लिख के दे दूंगा। एक प्रश्न यहाँ से आएगा, किससे? संज्ञानवाद से। कोई भी टीचर का एग्जाम हो, वहां एक प्रश्न तो संज्ञानवाद का पक्का आएगा। क्योंकि वर्तमान में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। अगर आधुनिकता की बात करें कि भविष्य में मनोविज्ञान को क्या कहा जाएगा, तो ध्यान रखना उसे संज्ञानवाद ही कहा जाएगा। सारा खेल किसका है? इसका। आज घर बैठे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, आपको लग रहा होगा मजाक कर रहे होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाखों रुपए किसकी वजह, काम नहीं करते, घर पे रहते हैं, 2 घंटे काम करते हैं, लाखों में उनकी सैलरी है। ऐसा होता है किसकी वजह से? इस संज्ञान की वजह से, ज्ञान की वजह। अरे इसमें नाम देखो क्या आ रहा है, ज्ञान नाम है कि नहीं है? तो इसके प्रतिपादक कौन है? जीन प्याजे। और संज्ञानवाद क्या कहता है? संज्ञान यानी ऐसी वस्तु जिसके बारे में आप पहले से थोड़ा बहुत क्या रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो आप उसके बारे में बाद में अध्ययन करने के बाद उसे विस्तृत रूप से बता सकते हैं। सही बात है क्या? बता सकते हो ना? मैं जैसे आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ लूं जो भविष्य में कभी आपने पहले देखा ही नहीं, ऐसी बात कोई पूछ लूं जो भविष्य में पहले आपने कभी पढ़ी नहीं, और अब पूछ लूं तो बता दोगे क्या? नहीं। और जो चीज आपने पढ़ रखी है, थोड़ा सा उसके बारे में आप ज्ञान रखते हो, तो हो सकता है आप मुझे 2-4 बात तो उसकी बता ही दो। बता सकते हो ना? जैसे मैं आपसे पूछ लूं मग्गा राम चौधरी के बारे में बताओ, बता दोगे? मग्गा राम चौधरी के बारे में नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, मग्गा राम चौधरी को हमने पढ़ा नहीं। और मैं कहता हूं नरेंद्र दास दामोदर मोदी के बारे में बता दो, बता दोगे ना? क्यों? सुनते आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा क्या रखते हो, ज्ञान रखते हो। और वही ज्ञान जब आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो आप उस ज्ञान को क्या करते हो, बढ़ाने का प्रयास करते हो। आपको एक, अरे तुम कहाँ घूम रहे हो, तुमने बीए की थी, बीएससी वगैरह की थी, आपको पेपर में प्रश्न आया करते थे। मैं बताऊंगा हकीकत वही जो मेरे साथ हुई है। जब हमें कुछ याद नहीं होता था तो क्या याद किया करते थे, उसकी हेडलाइन याद किया करते थे आगे वाली। ये अगर इतनी याद हो गई ना, इतना लिख देंगे। तो ये क्या था, संज्ञान था कि नहीं था? आप लगाया करते। जैसे उसने पूछा भारत की विशेषता बताओ, एक प्रश्न आ गया, अब आपको याद नहीं है, आपके सिर्फ पॉइंट याद है, भारत अनेक धर्मों का देश है, इतना ही याद है। आप बताओ उसका कितना बड़ा कर देते थे, इतना बड़ा।
वही लाइन दोबारा आती थी, भारत भारत अनेक धर्मों का देश है, यहाँ पर बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, यहाँ सभी लोग एक प्रेम से रहते हैं, भारत के अंदर धर्मों के अलग अलग जगह बनी हुई हैं, ये वो ऐसे कर देते थे ना। अर्थात क्या कर देते थे आप, यानी उस ज्ञान को विस्तृत कर देते थे। किसके आधार पर? आप अपने तर्क के आधार पर, आप अपने चिंतन के आधार पर, आप अपनी कल्पना के आधार पर और आप अपनी समस्या समाधान के आधार पर उस विषय वस्तु को विस्तृत कर देते थे। वही क्या कहलाएगा आपका? अब बताओ, संज्ञानवाद समझ में आ गया? यानी पूर्व जो जानकारी है आपको, उसी जानकारी को विस्तृत रूप में लिखना, अर्थात अपनी बुद्धि पर बल देना, क्या कहलाएगा? और ध्यान रखना, ये प्रश्न आएगा कन्फर्म। तो संज्ञानवाद को पहले मोटा मोटा ये समझ लो कि पहले से अपने को उस वस्तु का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे इसमें, इसका प्रवर्तक लिख लो संज्ञानवाद का। कौन है? जीन पियाजे। और जीन पियाजे कहाँ के थे? अरे मैं डंडोली गया पढ़ो मैंने। जीन पियाजे का पता नहीं कहाँ के थे। अभी गर्मी आ गई ना, अब आपकी गलियों में फिरेंगे। कौन है? प्याज वाले फिरेंगे क्या? एक गाड़ी सी लेके आते हैं और क्या कहते हैं, कहाँ के मीठे प्याज? टिक्कर के मीठे प्याज बोलते हैं ना। आ गए प्याज वाले। गाँव के अंदर तो खूब आते हैं ये हमारी साइड। तो ये देखो प्याज है कि नहीं है? और प्याज कैसे होते हैं? मीठे। मीठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीट। और स्वीट से स्विट्जरलैंड। बस ये प्रश्न पूछे गए हैं कहाँ के निवासी थे, इसलिए मैंने याद करवाया, नहीं तो इतना माथा पच्ची में करता ही नहीं। तो इसका और इसके समर्थक लिखो आप। समर्थक लिखो जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर, वाइगोस्की, कोर्ट लेविन, कोर्ट लेविन। हाँ, यह संप्रदाय मानसिक क्रियाओं से तर्क, तर्क इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? तर्क को रीजनिंग। ठीक है, तर्क वितर्क जिसे बोलते हैं। तर्क, चिंतन, थिंकिंग, कल्पना और समस्या समाधान, ये दोनों साथ में लिखना तुम। समस्या समाधान, यह संप्रदाय मानसिक क्रियाओं से तर्क, चिंतन, कल्पना, समस्या समाधान को मनोविज्ञान का केंद्र मानते हैं, जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का सृजन करता है। ठीक है, इस सिद्धांत को निर्मितवादी या निर्मितवाद भी कहा जाता है। निर्मितवाद भी कहा जाता है। हो गया? कितने हो गए? 6। और ये हमने 6 लगा दिया आज, है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।